हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने अपने ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा का, जिसके क्रम में हम अभी देख रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लिया है। आज पार्ट 3 है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं अध्याय एवं धाराएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचें कि केवल यहाँ पे कंटेंट हिंदी में है। तो मैं आपको बता दूं कि हम दोनों ही लैंग्वेज को यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथ में इंग्लिश की पीडीएफ और हिंदी की पीडीएफ दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में आपको बताया था कि अध्याय 2 में 2 धाराएं हैं। पहली जो धारा 1 है वो बोलती है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, और जो धारा 2 है वो परिभाषा है। तो सबसे पहले संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ धारा 1 को हम देखते हैं। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है इस अधिनियम का? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, एज इट इज, जो यानी कि गिवन नेम है वही है उसका संक्षिप्त नाम। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। संपूर्ण भारत इन द सेंस जम्मू एंड कश्मीर में भी है, क्योंकि सभी बच्चों को ये डाउट रहता है कि JNK में है या नहीं, तो जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभ। तो ये प्रारंभ कब हुई? ठीक है, तो ये प्रारंभ हुई है 5 जुलाई 2013 को। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यह अधिसूचित हुई है 10 सितंबर 2013 को, तो ये कैसे लागू हो गई 5 जुलाई 2013 को? तो बिल्कुल सही आपके मन में प्रश्न उठ रहा है। आपको वही याद करना है। यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिसूचित कब हुआ, तो आपको टिक करना है 10 सितंबर 2013 को। लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि यह लागू कब हुआ, तो आपको टिक करना है 5 जुलाई 2013 को। अब आप इसका रीज़न देखिए, ये क्यों 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। क्या है कि यह जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, वह 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लाया गया था। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। ठीक है, जैसा कि पार्ट 1 जो है आपका, पार्ट 1 इन द सेंस आपके सिलेबस का सेक्शन ए, पार्ट ए, उसमें पॉलिटी भी है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। साथ में ये आपके पार्ट 2 में का भी पार्ट है, तो पूछ सकता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है? यह संविधान का की अनुच्छेद 123 है ना, आर्टिकल नंबर 123 में, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वो आर्टिकल नंबर 123 बोलता है कि यदि संसद में, संसद मतलब इन द सेंस लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, तो लोकसभा राज्यसभा यदि अपने सत्र में ना हो या उनमें से कोई एक सत्र में ना हो, ठीक है, ध्यान देना मेरे वर्ड्स को, मैं क्या बोल रही हूँ कि या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही ना हो सत्र में, या दोनों में से कोई एक ना हो। ठीक है, क्या है, कोई भी विधेयक को पास करने के लिए दोनों ही, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा, दोनों से पारित होना चाहिए, तभी वो अधिनियम बनते हैं। ठीक है, इसीलिए या तो दोनों ही ना हो या एक ना हो। ठीक, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर 123 यानी कि अनुच्छेद 123 ये पावर देता है कि राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और जो ये अध्यादेश जारी करते हैं वो कानून बन जाते हैं। ठीक है, कब से? जिस दिन से वो अध्यादेश जारी किए गए, तो वो कानून उसी तरह से प्रभाव में होते हैं जिस तरह से वो संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? संसद द्वारा जब कोई विधेयक पारित होता है तो वो अधिनियम बनता है।
ठीक है, अधिसूचना के बाद, और वो एक कानून की तरह प्रभावशील होता है। ठीक है, उसी तरह जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो वो भी प्रभावशील होता है। समझ में आ रहा है? अब एक बात और याद रखना कि जब संसद सत्र में नहीं थी, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं थी, फिर उसके बाद जब सत्र उसकी आई, ठीक है, यानी कि जब सेशन स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का, तो क्या होता है, जब पार्लियामेंट जब बैठेगी तो उसके 6 हफ्तों के भीतर, यानी कि विदिन 6 वीक्स, ठीक है, उसको जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है उसको पूरे संवैधानिक तौर पर पारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। और यदि संसद ऐसा नहीं करती है तो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया था वह प्रभावहीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि वो नलिफाइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसके तहत 5 जुलाई 2013 को यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जिसको हम बोलते हैं, यह राष्ट्रपति ने अध्यादेश द्वारा इसको लाया था। फिर जब संसद सितंबर में बैठी थी 2013 में, तो उसने उसको पारित किया था और 10 सितंबर 2013 को यह राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित होने के बाद यह एक अधिनियम बन गया। समझ में आया? देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में सब चीज़ें समझाने की, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, आगे देखते हैं। परिभाषा, धारा 1 हो चुका, अब धारा 2 देखते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा में सबसे पहले है आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी क्या होता है कि केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, जिसको हम बोलते हैं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केंद्र आंगनबाड़ी कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार की जो ICDS है, यानी कि जो स्कीम है, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम है, उसके अधीन कोई भी विकास केंद्र, ठीक है, किस लिए? बाल देखरेख के लिए। ठीक, बाल देखरेख के लिए जो भी विकास केंद्र गठित किए जाएंगे उनको आंगनबाड़ी कहा जाएगा। याद रखना इसकी डेफिनेशन आंगनबाड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट क्या? केंद्रीय पूल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल पूल। सेंट्रल पूल का मतलब आप बोलचाल की भाषा में समझिए, इसका मतलब होता है स्टॉक। अभी क्या चीज़ की स्टॉक है? जैसे हम देख रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, तो ये खाद्यान्नों की स्टॉक है। ठीक है, राष्ट्रीय पूल, केंद्रीय पूल का मतलब होता है खाद्यान्नों का स्टॉक। और ऐसा कौन सा स्टॉक है ये? ऐसा स्टॉक जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतों के माध्यम से क्या किया जाता है? स्टॉक किया जाता है, यानी कि संग्रहित किया जाता है। क्या करते हैं केंद्र सरकार? पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि MSP पे, MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों से, किसानों से ये उनके खाद्यान्न खरीदते हैं। ठीक है, तो बस उसी का स्टॉक करना, यानी कि FCI के गोडाउन में वही खाद्यान्नों को रखना सेंट्रल पूल कहलाता है। ठीक है, फिर और क्यों रखते हैं, रखा क्यों जाता है ये? जिससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या कोई अन्य कल्याणकारी स्कीम या कोई अन्य आवंटनों के लिए रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये रखते क्यों हैं? जिससे ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, है ना, उसमें दे सकें, या फिर और कोई सी कल्याणकारी स्कीम। और यहाँ पे कल्याणकारी स्कीम में जब कोई आपदा राहत कार्य होता है, ठीक है, आपदा कोई पड़ती है तो खाद्यान्न पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपदा आई है तो वहाँ खाद्यान्न पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कहाँ से पाती है सरकार? ये FCI के गोडाउन में रखे रहते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल पूल। याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पात्र गृहस्थी। पात्र गृहस्थी मतलब क्या हुआ कि बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि कौन सा हाउस होल्ड बेनिफिशियरी है यहाँ पे।
तो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये बस प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स आप पढ़ दिए हो, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स क्या होते हैं। साथ में पहले सुन लो कि पात्र गृहस्थी कौन है। ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले गृहस्थी। अब प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स कौन है? ये जो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी हैं, ये जो है ऐसे गृहस्थी होते हैं जिसको राज्य सरकार जो भी क्राइटेरिया डिसाइड करती है, ठीक है, यानी कि पात्रता जो डिसाइड करती है राज्य सरकार, यदि वो उस सभी जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो इनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अब हमारे देश में जो है ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को सभी राज्य कितना खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं? 5 किलो पर मंथ, ठीक है, यानी कि 5 kg पर मंथ में ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को खाद्यान्न दिया जाता है। समझ में आ रहा है? फिर ये अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले गृहस्थी कौन होते हैं? प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन साथ में ये अधिनियम भी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को डिफाइन करते हैं, और वो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम आगे देखेंगे। मैंने केवल आपको समझाया जिससे आपको समझ में आए कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वो होते हैं जो राज्य सरकार के सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं पात्र गृहस्थी बनने के लिए। समझ में आया? वही प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना की गृहस्थी क्या होते हैं? जो अंत्योदय अन्न योजना मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स, यानी कि अति गरीबी की श्रेणी में आने वाले गृहस्थी, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो होते हैं। फिर उसके बाद इसमें परिभाषित किया गया है उचित दर दुकान, यानी कि फेयर प्राइस शॉप जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होती है? ऐसी दुकान जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुमति दी गई है। अब आप बोल रहे होंगे केवल पढ़ दिए हो, यही पढ़ाना होता है क्या? है ना? तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ना ही केवल पढ़ाना नहीं होता है। मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए ये क्या बोलता है? फेयर प्राइस शॉप, यानी कि उचित दर दुकान कौन सी होती हैं? ये जो जैसा कि हमने देखा था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, ठीक है, जैसे कि जब मैं ये पढ़ाई थी अधिनियम तो भी मैं आपको बताई थी कि धारा 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप जानिए, मैंने आपको बताया था कि धारा 3 होती है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्ति, है ना? यही है धारा 3 में, यही था। देखेंगे आप फिर से, यदि आपको याद नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को फिर से, साथ में आप पीडीएफ भी प्रेफर कर सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे कि धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम की क्या बोलती है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्ति। और ये शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। समझ में आ रहा है? तो धारा 3 के तहत ऐसी दुकानें, ठीक है, ऐसी दुकानें के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, यानी कि धारा 3 किसकी? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत कोई भी आदेश जारी किए हैं। और किस लिए जारी किए हैं? कि राशन कार्ड जिनके पास है ऐसे लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण करो। नहीं समझ में आया होगा? फेयर प्राइस शॉप क्या करते हैं? उचित दर दुकान क्या करती हैं? आप जाते हैं पीडीएस में, हमको क्या मिलता है? खाद्यान्न मिलते हैं, ठीक है। और वो क्यों मिलते हैं, क्या मिलते हैं? इनका तो क्या है? मोटे अनाज मतलब कोर्स ग्रेन, गेहूं, चावल, ये 3 चीज तो मतलब कि आवश्यक वस्तु में सबसे सर्वप्रथम आते हैं, ठीक है। तो वहीं से वो चीज मिलते हैं कि नहीं? तो यही काम तो है, यही बोला गया है
कि वितरण करो, यानी कि उचित कीमतों पर उपलब्ध करवाओ। यही है उचित दर दुकान। उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना ही उचित दर दुकान का काम है। समझ में आया? और यही चीज आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 कहती है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वहां भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, आगे सुनिए। खाद्यान्न। अब खाद्यान्न जैसा कि मैंने क्या बताया, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ठीक है, या फिर इन्हीं की तरह या उनका कोई ऐसा संयोजन, यानी कि इसी तरह दिखने वाले, ठीक, या जो ऐसी क्वालिटी के अनुरूप हो, दिख रहे हैं साथ में क्वालिटी भी इनकी होनी चाहिए वैसी, ठीक है, जो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आदेश द्वारा लागू किए जाएं। यानी खाद्यान्न क्या होते हैं, मोटे अनाज, चावल, गेहूं या इसी तरह से दिखने वाले कोई अन्य अनाज जो इसी तरह की क्वालिटी रखते हैं, वो जो केंद्र सरकार जब बोलती है कि क्या बोलती है कि ऐसा देना चाहिए इन लोगों को, मतलब कि जनता को प्रोवाइड करवाया जाए, वही खाद्यान्न होते हैं। आज सिंपल एज डैट, यानी कि खाने की चीज़ें ही खाद्यान्न हुई। ठीक है, फिर खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा को यहाँ पे परिभाषित किस तरह किया गया है कि अध्याय 2, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, अध्याय 2 बोलता है खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। ठीक है, उसमें जो निर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा है, खाद्य सुरक्षा मतलब होता है यहाँ पे किस तरह से परिभाषित किया गया है कि जो अध्याय 2 में जो भी खाद्य सुरक्षा दी जाएगी वही खाद्य सुरक्षा का डेफिनेशन है। यहाँ पे समझ में आया? आगे देखेंगे जब हम लोग अध्याय 2, तो आपको वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चीज, खाद्य सुरक्षा भत्ता। तो मैंने आपको बताया था कि धारा 8 खाद्य सुरक्षा भत्ता की बात करती है। तो ये वही है कि धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि। ठीक है, धारा 8 खाद्य सुरक्षा भत्ता की बात करती है, और जब राज्य सरकार कोई धनराशि देती है तो उसको ही हम खाद्य सुरक्षा भत्ता बोलते हैं। और कैसे व्यक्तियों को देती है? पात्र गृहस्थी को। पात्र गृहस्थी कौन है? पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना गृहस्थी, याद रखना। ठीक है, फिर स्थानीय प्राधिकारी कौन होता है? तो स्थानीय प्राधिकारी मतलब पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में जहां पंचायतें विद्यमान नहीं है। इसको मैंने रेड से क्यों किया है, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि आज जैसे कि महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी अधिनियम थे, उसमें भी योजना थी, बट उस तरह से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। यानी कि व्यापम इतना इजी प्रश्न नहीं पूछ रही है। तो आपको ये याद रखना है, इतना इजी इन द सेंस मतलब क्या होता है, यानी कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आपको ये याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जगह पे पंचायतें विद्यमान नहीं है। तो याद रखना, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये हमने क्या पढ़ा है? 7 राज्य कहाँ के? पूर्वोत्तर राज्य होते हैं। ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आता है। आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, इसको यहीं पे जल्दी से याद हो जाएगी आपको, यदि आपको पूर्वोत्तर राज्य याद नहीं है तो। ठीक है, आप ना लिखना, ठीक है, लिख करके याद करना, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से केवल सुन लो। तो क्या पढ़ोगे आप इसको? अब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, अपना मणिराम, पहले सुन लो, अपना मणिराम पूरा लाया आम। कैसे पढ़ोगे? अपना मणिराम पूरा लाया आम। आई रिपीट वंस अगेन, अपना मणिराम पूरा लाया आम। अब देखो अपना, ठीक है, अपना में एपी देखो, तो एपी से अरुणाचल प्रदेश, एनए से नागालैंड, लिख करके पढ़ोगे, याद हो जाएगा। नहीं तो मैं वीडियो के एंड में जो है क्या बोलते हैं, आप पिंड
में कमेंट सेक्शन में जो पिन रहेगा वहाँ पे मैं इसका ट्रिक बता दूंगी, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सुन लो केवल, अपना से अरुणाचल प्रदेश एपी से, एनए से नागालैंड, मणि से मणिपुर, राम से मिजोरम, पूरा से त्रिपुरा, लाया से मेघालय और आम से आम, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। ये ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से केवल अरुणाचल प्रदेश को हटा देना, बाकी 6 राज्यों में पंचायत नहीं है, ऐसा याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि आपको केवल याद कराने के लिए था। यहाँ पे जो दिया उसको ध्यान से सुनो। स्थानीय प्राधिकारी, तो स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है? पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी, ठीक है। यानी कि पंचायत के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे जिला बोर्ड के हों, छावनी बोर्ड के हों, या नगर योजना प्राधिकारी, ठीक है। और ऐसे ये जो 6 पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ पंचायत नहीं है, तो यहाँ की कौन होनी चाहिए? तो यहाँ की ग्राम परिषद या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है, अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय जिसमें किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है। ये पूरे का मतलब आप केवल इतना समझो कि जहाँ पे पंचायत है वहाँ से पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड और नगर योजना प्राधिकारी वहाँ से ले लो। और जहाँ पे पंचायत नहीं है तो वहाँ के ग्राम परिषद या समिति के कोई भी ऐसे सदस्य जो कि स्वशासन के लिए हों, ठीक है, स्वशासन के लिए हों, और वो किसके अंडर हों? चाहे वो संविधान के हों या उस समय कोई यदि नियम लागू है तो उसके अंडर बनाए गए हों। और वो क्या करते हैं कि नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन करते हैं। बस इतना याद रखो कि स्थानीय प्राधिकारी वो होते हैं जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन करते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, साथ में जो रेड से अंडरलाइन है उसको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, भोजन। तो भोजन मतलब क्या हुआ? भोजन का मतलब है यहाँ पे गरम पकाया हुआ भोजन या घर ले जाया जाने वाला राशन जो केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए। याद रखना, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए। कौन सा भोजन? घर में पकाया हुआ या घर ले जाने वाला राशन, ठीक है। अब घर में पकाया हुआ अब ये कहाँ से हो? जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 3 योजनाओं के अंतर्गत आती है और इन्हीं के अंडर में ये जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट की जाती हैं। किसके अंदर में है? सबसे पहले ICDS, फिर मध्याह्न भोजन है, ठीक है, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तीनों के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से काम करती है, ठीक है। तो घर में पकाया हुआ भोजन कहाँ से मिला आपको? मध्याह्न भोजन से रिलेट करो इसको। मध्याह्न भोजन में क्या करते हैं कि प्राइमरी के बच्चों को क्या करते हैं? गरम पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो वही भोजन है। अब घर ले जाने वाला राशन मतलब क्या हुआ कि आपको फेयर प्राइस शॉप यानी कि उचित मूल्य, क्या बोलते हैं उसको? 1 मिनट, फेयर प्राइस शॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक एग्जैक्ट वर्ड क्या है उसके लिए? उचित दर दुकान, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप। उचित दर दुकान से क्या मिलता है? राशन मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थिंग क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP। MSP सबसे पहले जानो कि घोषित कौन करता है? तो यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाती। अब आप थोड़ा वर्क करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जो MSP डिक्लेयर होती है वो जो किसानों के लिए, वो किसान जब अपनी फसल की उपज करने के बाद उनको बताई जाती है या पहले डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है। MSP यानी कि किसी भी खाद्यान्न की उपज के बाद बताई जाती है या पहले बताई जाती है, इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो MSP घोषित कौन करता है? या केंद्र सरकार घोषित करती है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ऐसा सुनिश्चित मूल्य जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा उनकी अभिकरण इन द सेंस एजेंसीज यानी कि गवर्नमेंट की एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है, द्वारा केंद्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न खरीदे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया MSP पे कृषकों से जो है किसानों से
खरीदे जाते हैं उनके खाद्यान्न जो कि सेंट्रल पूल यानी कि केंद्रीय स्टॉक में यानी कि खाद्यान्न स्टॉक में रखे जाते हैं। यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, याद क्या करना कि घोषित कौन करता है, व्यापम इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट थिंग, अधिसूचना। अधिसूचना मतलब क्या होता है, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित की गई कोई भी अधिसूचना अधिसूचना कहलाएगी। यानी कि क्या याद रखना है, जारी तो किए हैं, साथ में राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिए हैं, वही अधिसूचना होगा। ठीक है, फिर अन्य कल्याणकारी स्कीमें। अन्य कल्याणकारी स्कीमें क्या होती हैं, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी स्कीमें जिनके अधीन खाद्यान्नों और भोजन का प्रदाय किया जाता है। यानी कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो तो है ही, वो तो देती ही है खाद्यान्न, लेकिन उसके अलावा यदि कोई सरकारी स्कीम है और जिसके अंतर्गत खाद्यान्न और भोजन उपलब्ध कराएं तो उनको बोलेंगे अन्य कल्याणकारी स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट, निःशक्त व्यक्ति। अब ये निःशक्त व्यक्ति क्या होता है, या वो व्यक्ति होता है जिसको निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 1996। अब ये बोलोगे 1995 और 1996 क्यों लिखे हो, तो ये जो अधिनियम है वो जो है उसका नाम क्या है 1995, लेकिन अधिसूचित ये 1996 को हुआ था। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है 1996। ठीक, तो इसके अनुरूप जो भी निःशक्त, ये क्या है, ये जो याद कैसे करोगे, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में जो भी निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा है वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वही परिभाषा निःशक्त व्यक्तियों की इसमें भी है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, हिंदी, ये तो हिंदी हुआ, इंग्लिश में इनको बोलते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं, पूछेंगे भी नहीं। क्या पूछ सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो भी निःशक्त जनों की परिभाषा है वही इस अधिनियम में भी वही परिभाषा है, सेम परिभाषा है, बस इतना याद रखो। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। फिर पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने तो केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी वो होता है जो राज्य सरकार की सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। जैसे कि आप ये एग्ज़ाम फॉर्म भरे हो तो तभी भर पाए हो ना, जो भी आपने क्राइटेरिया को फुलफिल किया तभी तो आप भर रहे हो, यानी कि ग्रेजुएट हो तभी भर पा रहे हो, नहीं तो भर पाते क्या, यानी कि आप एलिजिबल हो आप भरने के लिए। सिमिलरली जो राज्य सरकार जो तय करते हैं कि कौन सी गृहस्थी को हम पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी का दर्जा दें, तो उनकी जो क्राइटेरिया है जो उसको फुलफिल करेगा वही कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, कौन है ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड और जिसको हम बोलते हैं पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी कौन है, तो धारा 10 के अधीन पहचान की गई गृहस्थी। यहाँ से याद रखना कि जो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी है उसकी परिभाषा धारा 10 में दी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बताया गया है परिभाषा है, परिभाषा में यानी कि आपके आगे में आएगा प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, आप लोग जान के रखो, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर विहित, विहित मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के विहित, यानी कि ये जो अधिनियम है उसके अंदर कोई भी नियम बनाएंगे है ना, उसी को बोलते हैं विहित। ठीक है, देखो परिभाषा मतलब क्या होता है कि हम आगे अब जब अध्याय देखने जा रहे हैं अधिनियम के से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो परिभाषा का वही केवल सिंपल मीनिंग होता है धारा 2 परिभाषा जैसे है कि हम आगे अब ये वर्ड यूज़ करेंगे, तो उससे पहले आप जान लो कि ये वर्ड्स हैं। इसका मतलब केवल ये होता है, जैसे कि कंटेंट होता है ना, कोई भी आप बुक खोलेंगे तो उसमें कंटेंट लिखा रहता है, तो कंटेंट में आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अच्छा ये चैप्टर हमको पढ़ने से, बस इतना ही परिभाषा होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद राशन कार्ड, राशन कार्ड में यहाँ इसका मतलब क्या है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज।
राशन कार्ड मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जान लो कि जो उचित दर दुकान से आवश्यक वस्तु के क्रय के लिए जो भी दस्तावेज लगते हैं, जिसको राज्य सरकार अपने आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी करती है। ठीक है, राशन कार्ड कौन जारी किया? राज्य सरकार। किस लिए की है? जिससे उचित दर दुकानों से आपको आवश्यक वस्तु मिल सके, बस इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है? किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य का कोई क्षेत्र, यानी कि वो नगरीय निकाय नहीं होना चाहिए, छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाला कोई क्षेत्र नहीं हो, यानी कि नगरीय निकाय और छावनी बोर्ड को छोड़कर कोई भी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अनुसूची। अनुसूची जो कि इस अधिनियम में बोला गया है वही अनुसूची है और कुछ नहीं है। फिर वरिष्ठ नागरिक क्या होता है? तो वरिष्ठ नागरिक वही है जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन परिभाषित हैं, वही वरिष्ठ नागरिक हैं, बस। ठीक, यानी कि जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में जो परिभाषा सीनियर सिटीजन्स की है वही परिभाषा यहाँ भी ली गई है, इसका मतलब ये है। ठीक, फिर सामाजिक संपरीक्षा। सामाजिक संपरीक्षा वो होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और उसके कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मॉनिटर और उनका मूल्यांकन करती है। संपरीक्षा से ही यहाँ पे पता चल रहा है मूल्यांकन। ठीक है, तो क्या करते हैं? जनता करती है। सामाजिक लिखा है ना, तो सामाजिक मतलब क्या हुआ? जनता किसी कार्यक्रम को या योजना को या स्कीम है ना, स्कीम की किसी योजना और उसके कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से यदि मॉनिटर करे और उसका मूल्यांकन करे तो उसी को हम बोलेंगे सामाजिक संपरीक्षा। ठीक है, फिर राज्य आयोग क्या है? राज्य आयोग का मतलब ये होता है कि जो धारा 16 में राज्य खाद्य आयोग है वही यहाँ पे राज्य आयोग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, यानी कि याद क्या रखोगे यहाँ से? धारा 16 राज्य खाद्य आयोग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब क्या है? किसी संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज जिसको हम बोलते हैं के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक, यानी कि यहाँ पे यदि कहीं पे भी इस अधिनियम में राज्य सरकार बोला है यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रही है, यानी कि प्रशासक की बात कर रही। और वो कौन से प्रशासक हैं? जो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 239 में बताए हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आर्टिकल नंबर 239 क्या है संविधान का? तो ये याद रखना कि ये संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है। क्या है इसका शीर्षक? क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इतना ही पूछेगा व्यापम, इसके डीप में आपसे नहीं पूछेगा। आर्टिकल नंबर 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर की डेफिनेशन है वही एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ भी प्रयुक्त किए गए हैं राज्य सरकार के रूप में, ये याद रखना। फिर क्या है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये क्या होती है? उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को जो भी आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराई जाती है उसी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, बार बार इसको पढ़ें, ये तो मतलब रटा गया होगा आपको। ठीक है, फिर सतर्कता समिति यानी कि विजिलेंस कमेटी क्या होती है? इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित कोई समिति, यानी कि आपको ये याद रखना है कि धारा 29 जो है क्या बोलती है? ऐसी कोई सी भी समिति जो क्या करती है, इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है। ठीक है, पर्यवेक्षण जो करे वही विजिलेंस कमेटी होगी। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट डेफिनेशन क्या है, यहाँ परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द और पद जो इसमें परिभाषित नहीं है, इसमें परिभाषित मतलब धारा 2 में परिभाषित नहीं है,
किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं तो उन शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं। यानी कि कोई भी ऐसे शब्द अब यदि इस अधिनियम में आएंगे लेकिन यहाँ पे उसकी परिभाषा नहीं दी गई है तो उसकी परिभाषा आप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो भी डिफाइन किया गया है उससे आप समझ लेना, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अध्याय 1 जिसमें हमने धारा 1 और धारा 2 देखा है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे हम और भी सेशंस लाएंगे आपके लिए जिसमें हम पूरा सभी अध्याय को देखेंगे। साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। देखिए, ये बेयर एक्ट्स होते हैं। ठीक है, बेयर एक्ट्स मतलब संविधान के नियमों के तहत संसद के द्वारा पास किए जाते हैं। तो इसकी लैंग्वेज जो होती है वो खुद ही कठिन होती है। ठीक है, बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज होती है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके लिए लाएं, क्योंकि ये जो भी कंटेंट है वो आपके लिए कोशिश किया जाता है कि सिंपल से सिंपल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और यदि हाँ, और साथ में हम कोशिश भी करते हैं कि आपको उस तरह से बताएं भी। और यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं वहाँ। और यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप बता सकते हैं, तो मैं बिल्कुल आपके सभी जो भी समस्या है उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके। थैंक यू फॉर द सेशन।